जय हिंद दोस्तों। आज 24 तारीख के बाद मैं फिर लाइव आप लोगों के सामने हूँ। आज चर्चा का विषय है इंडियन पॉलिटी। सिविल सेवा की तैयारी में इंडियन पॉलिटी का मेजर रोल है और थोड़ा सा ये सब्जेक्ट उलझा हुआ भी है, क्योंकि इसके बारे में आपको हाई स्कूल स्तर तक काफ़ी पढ़ाई नहीं होती। तो इंटरमीडिएट में यदि आपका आर्ट है तो फिर आप अच्छी तरह से इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक पे पकड़ अपना बना सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत जड़ से पकड़ने वाली सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं सिविल सेवा में इंडियन पॉलिटी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे या किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी हमारे भारतीय संविधान के आसपास ही, के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। भारतीय संविधान जिसका निर्माण 1950 में पूरा हुआ और उसको लागू भी किया गया, उसमें कुछ हमारे ब्रिटिश शासन के द्वारा जो लागू कानून थे उनका समावेश किया गया। फिर उसका अन्य स्रोतों से कुछ टॉपिक लिए गए, कुछ उद्धरण लिए गए, कुछ आर्टिकल लिए गए और उसे इंडियन एनवायरनमेंट में समाहित किया गया। जैसे हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, उसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो हम संविधान के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे? तो संविधान पर कुछ अच्छी किताबें हैं। सुभाष कश्यप की किताबें मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी किताब है। और आपको संविधान में जो धाराएं हैं, जो अनुच्छेद हैं, उनके बारे में एक एक कर विशद चर्चा की गई है एग्जाम्पल के साथ। तो आपको भी मैं सलाह दूंगा कि सुभाष कश्यप की किताब आप ज़रूर पढ़ें। अब है कि भारतीय संविधान के बारे में जो धारणाएं हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश में या फिर जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को तिरस्कृत भाव से देखते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब आप सिविल सेवा में बैठने जा रहे हैं, सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, तो आपको अपने संविधान से प्यार होना चाहिए, उससे लगाव होना चाहिए। उसमें जो, जैसे मैं तैयारी के पहले संविधान से उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखता था, जो स्कूलों में पढ़ाए गए थे उतनी जानकारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रखता था। लेकिन जब तैयारी शुरू की तो संविधान जब पढ़ने लगा, उनके एग्जाम्पल, उनका विश्लेषण विभिन्न स्रोतों से पढ़ने लगा, तो काफ़ी लगाव हुआ। एक एक आर्टिकल लिखने में, आर्टिकल में जो शब्द है, कारक चिन्ह है, में, का, के, किए इत्यादि, इन पर काफ़ी चर्चा हुई थी संविधान सभा में। अब इतना बड़ा काम हुआ तो कुछ खामियां रह गई होंगी, इसके लिए संविधान संशोधन की व्यवस्था भी की गई। तो संविधान में हमारा लगाव होना चाहिए, हमारी जो नॉलेज है वो काफ़ी गहरी होनी चाहिए। तो होगा कैसे? तो सर्वप्रथम आप, संविधान तो काफ़ी मोटी है, इसमें 444 के आसपास अनुच्छेद हैं, तो अनुसूचियां हैं, तो फिर इतना याद रखना भी संभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद, कुछ इम्पॉर्टेंट अनुसूचियां, पहले उन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। जिसे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। मौलिक अधिकार की चर्चा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी जो सत्ता है, हमारी जो सरकार है, जब नागरिकों के कौन कौन से अधिकार ऐसे नागरिकों के हैं
जिनका वो हनन नहीं कर सकती, जिनको वो नागरिकों से छीन नहीं सकती, और यदि वो उस पर प्रहार करती है तो फिर जनता कोर्ट न्यायालय में जा सकती है। तो मौलिक अधिकार पर हमारी पकड़ जो है काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। उसी तरह से फिर अगला भाग 4 है, उसमें नीति निर्देशक तत्व, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। नीति निर्देशक तत्व, अब तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो हालांकि कोर्ट में आप वाद दायर नहीं कर सकते, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो सत्ता को, सरकार को एक दिशा निर्देश देती है कि आप इस तरह की शासन व्यवस्था, आप कानून वगैरह जो भी बनाएं, आप सत्ता जिस प्रकार चलाएं, आप इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार एक तरह से नकारात्मक सरकार के लिए एक नकारात्मक भाग है कि मौलिक अधिकार बताती है कि ये नागरिकों के किन किन अधिकारों को आप छीन नहीं सकते। वहीं नीति निर्देशक तत्व वो भाग है जो सरकार को कहती है कि आपको किन किन चीज़ों को लागू करना है। तो मौलिक अधिकार जो है वो सरकार के लिए एक नेगेटिव एस्पेक्ट है और वहीं नीति निर्देशक तत्व पॉजिटिव एस्पेक्ट है। मौलिक अधिकार नागरिकों को राजनीतिक अधिकार देती है, वहीं नीति निर्देशक तत्व सरकार को या नागरिकों के लिए एक लोक कल्याणकारी राज्य, जहाँ की जनता के हितों की बात हो, जनता के कल्याण की बात हो, क्योंकि हमारे यहाँ प्रजातंत्र लागू है, प्रजा ही सर्वोपरि है और प्रजा के कल्याण के लिए ही सत्ता को हमेशा काम करना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए जो डायरेक्शंस हैं वो नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व की इतनी इम्पोर्टेंट बातें फिर कोर्ट में क्यों नहीं वाद योग्य है? इसलिए कि जब संविधान लागू हुआ तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। उस समय यदि उन सारे कल्याणकारी योजनाओं को, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन यदि उस समय लागू किया जाता तो सरकार नहीं संभाल पाती, तो फिर उसका कोई औचित्य रहता नहीं। जो एक उस समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे देश में काम कर रहा था, जो चाह रहा था कि एक भारत जो है वो टूट जाए, वो छोटे छोटे रजवाड़ों में बदल जाए जैसे पहले था, एक केंद्रीय सत्ता न रहे, तो फिर उन ताकतों को बल मिल जाती। तो उस समय राष्ट्र निर्माण करना था, राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की प्रक्रिया करनी थी, काफ़ी बाधाएं थी। ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकते थे। तो उस वक्त केवल एक डायरेक्शंस के रूप में कि भविष्य में जब भी सरकार कोई काम करेगी तो इन बातों को ध्यान रखेगी। जैसे शिक्षा का अधिकार आई थिंक आर्टिकल 45 में है। तो शिक्षा का अधिकार यदि उस समय लागू किया जाता कि सबों को शिक्षा देना सरकार की ड्यूटी है, तो हो सकता है उस समय आर्थिक अवस्था वो उतनी मजबूत नहीं थी सरकार की कि वो दे पाती। लेकिन कालांतर में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत लाया गया। तो उसी तरह से महिलाओं और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन का, तो उस समय हो सकता है कि हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता महिलाओं को भी समान वेतन दिया जाए, लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है। देख लें आप, सरकारी कार्यक्रम जितने भी होते हैं, जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होती है, उसमें ये लागू हो चुका है। तो जैसे जैसे हमारा राष्ट्र, हमारा देश आगे बढ़ेगा, उस वैसे वैसे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल संविधान के भाग 4, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और भाग 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के जितने भी आर्टिकल हैं, बारी बारी से ड्यूटी है सरकार की कि उसे अपने कार्यक्रम में लावें। तो इस तरह से यदि आप विश्लेषण करेंगे, अच्छी अच्छी किताबों में सारी बातें हैं, मैंने किताबों से ही पढ़ी है, तो जब आप पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे तो फिर आपका नॉलेज काफ़ी विस्तार होता जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन डील करने में परेशानी नहीं होगी। अब
हमारे बिहार में तो एटलीस्ट ये है कि हम राजनीति में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं कि प्राइम मिनिस्टर का की ड्यूटीज़ क्या है, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या है, स्थानीय स्वशासन में जिला परिषद, प्रखंड पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है। लेकिन जब आपको सिविल सेवा के एग्ज़ाम में लिखना है तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल सुचारू रूप से इसे अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं आपको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, इसमें क्या गूढ़ बातें हैं, थोड़ी बहुत उनकी जानकारी प्रदान करें। पढ़ाई तो आप अपनी किताबों से ही करेंगे। तो मैं सुभाष कश्यप की किताब को, जो उसमें 2 किताबें हैं, भारतीय संविधान और हमारी संसद, तो इनको मैं प्रीफर करूँगा। फिर बिहार के बेसिक संदर्भ में देखा जाए तो एक सार्थक की भी राज व्यवस्था बहुत अच्छी है। प्रतियोगिता दर्पण की राज व्यवस्था वो भी काफ़ी अच्छी है। वो पीटी के लिए भी उसमें अलग से शुरू में 10-15 पेज दिए हुए हैं। तो हमारा कहना है कि आप जब भारतीय राज व्यवस्था की तैयारी करें तो 1 महीना, पूरा 1 महीना राज व्यवस्था को ही दें और 1 महीने में आपको महसूस होगा कि आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। अब मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल, संसद, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहूँगा। देखिए, पॉलिटिकल साइंस में आप 4 टर्म को थोड़ा बढ़िया से पकड़ लीजिए। शासन व्यवस्था जो है प्रजातंत्र की, वो मुख्यतः 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अमेरिका में क्या चलता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात वहाँ पे प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति सर्वोपरि माने गए हैं, उनको ज़्यादा पावर दिया गया है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो संसद के प्रति उतना जवाबदेह नहीं होता। न्यायपालिका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जो है न्यायपालिका वो स्वतंत्र दिया गया है, स्वतंत्र उसे कर दिया गया है। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका जो है उसे भारत में एक जगह रखा गया है, जहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के साथ, अर्थात विधायिका से ही कार्यपालिका चुनी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद हमारी विधायिका से ही चुने गए हैं। हमारे संसद में जितने एमपी चुने जाते हैं वही प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन अमेरिका में वो बात नहीं है, संसद वहाँ अलग है, अर्थात विधायिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। कार्यपालिका का चुनाव अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसको अध्यक्ष आत्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जहाँ राष्ट्रपति, ऐसे मैं ट्रिक बताता हूँ, जिस देश के राष्ट्रपति का नाम बार बार आए समझ लो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। और जहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम ज़्यादा आए वहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, अर्थात वहाँ पे संसद सर्वोपरि है और संसद के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह है। हमारे प्रधानमंत्री हमारे संसद के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है। उनका एक स्वतंत्र अस्तित्व है। हमारी संसद जब चाहे कार्यपालिका अर्थात हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बदल सकती है, लेकिन वहाँ की संसद, अमेरिका की संसद प्रेसिडेंट को जब चाहे बदल नहीं सकती है। उनका एक फिक्स टर्म है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय संसद के कृपा पर रहेंगे। तो एक हो गया संघीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और एक संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक अर्थात प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अमेरिका में है। भारत में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन प्रणाली। उसी तरह से अब एक है संघीय शासन प्रणाली और दूसरा है एकात्मक शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली जो है बड़े देशों के लिए, जैसे इंडिया में संघ है, इंडिया में जो राज्य हैं, राज्यों का एक संघ अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है। और बड़े देश जैसे अमेरिका में भी कई राज्य हैं और उनका संघ है।
लेकिन जो छोटे देश होते हैं वहाँ पे राज्यों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भौगोलिक रूप से काफ़ी छोटे हैं, तो शासन चलाना एक केंद्र से ही आसान है। हमारे देश में चाहे तो दिल्ली से अंडमान निकोबार या केरल में शासन चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसीलिए हमारे देश को काफ़ी छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया। वहाँ पे राज्य की सरकार अपना शासन चलाती है, फिर केंद्र की सरकार दिल्ली से शासन चलाती है। तो अब दो प्रकार के शासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार हो गई, तो विवाद की संभावना भी बढ़ेगी, टकराव के पॉइंट्स भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ की राज्यों के क्या क्या अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार हैं, इनको काफ़ी डिटेल्स में समझाया गया होता है, लिखा गया होता है। इसलिए भारत की संविधान मोटी भी है, क्योंकि यहाँ पे संघीय और यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो प्रकार की सरकारें हैं। अब कहिएगा कि अमेरिका की संविधान फिर पतली क्यों है? वहाँ पे राज्यों के अपने अपने संविधान हैं। हमारे देश में राज्यों के अपने अपने संविधान नहीं हैं। बिहार का कोई अपना संविधान नहीं है, केंद्र का ही संविधान पूरे देश में लागू है। लेकिन अमेरिका में राज्यों के संविधान अलग हैं, केंद्र के संविधान अलग हैं। वहाँ पे दोहरी नागरिकता है, राज्यों के भी नागरिकता को लेनी पड़ेगी और केंद्र की तो है ही। और इंडिया में क्या है कि भारत के नागरिक हैं तो आपको राज्य की नागरिकता की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रावधान है भी नहीं। यहाँ एक ही नागरिकता है। तो संघीय और एकात्मक, तो भारत में क्या है, राज्यों का संघ, अर्थात भारत संघीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किए हुए है और अमेरिका भी संघीय व्यवस्था को स्वीकार किए हुए है। तो यहाँ पे समानता है। लेकिन जब संसदीय और अध्यक्षात्मक में जाएंगे तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो गई और भारत में संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में फिर ये चार प्रकार में से भारत में कौन कौन है? भारत में संसदीय और संघीय है। भारत में संसदीय और संघीय है। संसदीय इसलिए कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका जो है संसद से चुन के आती है, और संघीय इसलिए कि भारत राज्यों का संघ है। अमेरिका अध्यक्षात्मक और संघीय हो गया। अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता है, वो संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, संसद के ही लोग नहीं चुने जाते हैं, उनका इलेक्शन अलग होता है। लेकिन इसलिए वो अध्यक्षात्मक हुए और संघीय हुए, क्योंकि वो भी राज्यों का संघ है। तो ये चार टॉपिक मैंने क्या क्या बोला, अध्यक्षात्मक अमेरिका, संसदीय इंडिया, ये दो में से डिफरेंट हो गया, अध्यक्षात्मक अमेरिका और संसदीय शासन प्रणाली इंडिया। अब संघीय और एकात्मक, संघीय अमेरिका इंडिया दोनों, एकात्मक छोटे देश, जैसे मैं ले लूँ स्विट्ज़रलैंड, तो वहाँ पे एक छोटा देश है, तो वहाँ पे राज्यों की ज़रूरत नहीं है, प्रांतों की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे देश का नाम यदि आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक शासन प्रणाली ही होगी। तो ये चार टर्म आपको मैं ठीक से नहीं समझा पाया, लेकिन आप जब किताबों में पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। मैंने सिर्फ एक रूपरेखा बताया। तो आप इन चार टर्म को थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, फिर आप संविधान के हर अनुच्छेद को डेली, यदि आप 5 अनुच्छेद की तैयारी करते हैं तो हमारे ख्याल से 2 महीने में आप संविधान का मास्टर हो सकते हैं। इतना तो हो सकते हैं कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डील कर सकें। मौलिक अधिकार और आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज नीति निर्देशक तत्व, इनमें अंतर, इनमें समानताएं, इन सब चीज़ों का अध्ययन आप करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखेंगे और उस प्रकार से अपनी कार्यप्रणाली को अपनाएंगे, अपनी एक्टिविटीज़ को उस तरह से ढालेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको मैंने किताबों की भी चर्चा कर दी। सुभाष कश्यप का सर्वप्रथम लें, उसकी पढ़ाई करें। फिर सार्थक पब्लिकेशन की जो राज व्यवस्था है, प्रतियोगिता दर्पण की, ये 3 किताब लें। और उसके बाद फिर आई थिंक लक्ष्मीकांत की, मैंने तो उनको नहीं पढ़ा, लेकिन सुनने में आता है अच्छी किताब है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सिविल सेवा की तैयारी के लिए। बीपीएससी में भी 2-3 क्वेश्चंस इससे रहते ही हैं, और इनको यदि आप ठीक से डील करें तो अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और फिर इंटरव्यू में भी इससे सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो मेरा कहना है कि आप
इंडियन पॉलिटी की तैयारी थोड़े ढंग से करें। ये हिस्ट्री वगैरह से थोड़ा अलग है। ये कुछ मॉडर्न टर्म्स इसमें आएंगे, कुछ अलग टर्म्स आएंगे जो कि आप ज़्यादा परिचित नहीं होंगे, और बहुत सारे टर्म्स ऐसे आएंगे जिनके बारे में आप जानते हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मैं मिलूँगा अगले लाइव में। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद। शुभ रात्रि।